Good evening to all of you. Good evening to all of you. I'm audible. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो, सीपीसी हमारा चल रहा था। अभी रुको, मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। आ, ठीक है, चलिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो देखो सेक्शन 20 चल रहा था। सेक्शन 20 मैंने आपको बताया था कि ये रेजिडरी क्लॉज होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि रेजिडरी क्लॉज होगा। और रेजिडरी क्लॉज में क्या होगा कि जो केसेस 16 में नहीं जा रहे, जो केसेस 19 में नहीं जा रहे, वो सारे केसेस 20 के हिसाब से जुरिस्डिक्शन तय करेंगे। ठीक, ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया कि इसका जो ए क्लॉज है वो कहता है कि आप सूट कहाँ फाइल करोगे, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, जहां पर डिफेंडेंट विटनेस करता हो, और जहां पर डिफेंडेंट वर्क करता हो। इनमें से किसी भी एक जगह आप केस को, सूट को फाइल कर सकते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ए में ही हमने देखा था कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, अगर मोर देन वन डिफेंडेंट है, तो हम क्या देखेंगे, तो हम कॉमन प्लेस देखेंगे, कॉमन प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। क्लियर, इस कॉमन प्लेस पे फाइल कर देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अब सपोज करो कि ये ए है। क्लियर, ये ए है और ए मान के चलो रिजाइड करता है दिल्ली में और वर्क करता है आगरा में। ठीक है, बिजनेस कहीं भी नहीं करता। और ये बी है, बी रिजाइड करता है दिल्ली, ठीक है, वर्क करता है जयपुर, ठीक है, और बिजनेस कहीं भी नहीं करता। तो हम देखेंगे कि साहब दिल्ली और दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और दिल्ली ये क्या है, कॉमन प्लेस है दोनों की, जहां पर दोनों मिल जाएंगे। तो हमारी जो जुरिस्डिक्शन लाई करेगी वो कहां पर करेगी, कॉमन प्लेस क्या है, इस एग्जांपल में कॉमन प्लेस है दिल्ली। तो हम कहां पर सूट फाइल कर सकते हैं, हम दिल्ली में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर, इन दोनों के खिलाफ दिल्ली में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक, फिर देखो 20 बी चल रहा था, मैंने कहा 20 बी एक बार इत्मीनान से मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। तो देखो 20 बी क्या कहता है, अब मान के चलो हमारे पास ए को सूट फाइल करना है, ए को सूट फाइल करना है अगेंस्ट बी एंड सी, अगेंस्ट बी एंड सी। फिर हमने देखा कि साहब सूट हम कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो हमने डिफेंडेंट, दोनों डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ रेजिडेंस को देखा, दोनों डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ रेजिडेंस को देखा, प्लेस ऑफ वर्क को देखा, प्लेस ऑफ बिजनेस को देखा। तो हमने देखा कि ये बी रिजाइड तो करता है दिल्ली में, ठीक है, वर्क करता है आगरा में, और बिजनेस करता है जयपुर। और ये जो सी है, ये रहता अलीगढ़ में है, वर्क करता गुड़गांव में है, ठीक है, बिजनेस कहीं भी नहीं करता। क्लियर, तो ये हमारे पास दोनों की डिटेल्स आ गई, दोनों डिफेंडेंट की डिटेल्स आ गई। अब हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन प्लेस। अब बताओ क्या कोई कॉमन प्लेस है जहां पर दोनों एक साथ मिल पाए,
क्या इन दोनों डिफेंडेंट की डिटेल देखकर आपको कोई कॉमन प्लेस नजर आता है? नहीं आता। वेरी गुड मनप्रीत, कोई कॉमन प्लेस नजर नहीं आता। और जहां पर मोर देन वन डिफेंडेंट हो, जहां पर मोर देन वन डिफेंडेंट हो और कॉमन प्लेस दोनों का कोई भी ना हो, तब हमारे काम आएगा सेक्शन 20 का बी क्लॉज। सेक्शन 20 का बी क्लॉज। अब सेक्शन 20 का बी क्लॉज क्या करता है? ए को राइट दे रहा है, ए को पावर दे रहा है। क्या पावर दे रहा है? कि इन छह जगह में से किसी भी जगह क्या कर सकता है? सूट को फाइल कर सकता है। क्लियर? सूट को फाइल कर सकता है। अब सपोज करो सेक्शन बी को फॉलो करते हुए ये जो ए है, इसने सूट फाइल कर दिया, सूट फाइल्ड एट दिल्ली। अब मान के चलो कि इसने दिल्ली में सूट फाइल किया है। बहुत ध्यान से देखना, दिल्ली में सूट फाइल किया है तो होगा क्या? अब दिल्ली में सूट फाइल वैसे तो ये नहीं कर सकता, मतलब ये अगर ज्वाइंट, अगर ये इनका ज्वाइंट ज्वाइंट मतलब एक ही सूट में इन दोनों को डिफेंडेंट बनाएगा, तो कॉमन प्लेस होना चाहिए। सूट फाइल करने के लिए कॉमन प्लेस होना चाहिए। ठीक है। बट अगर कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है, फिर भी एक ही सूट में दोनों को डिफेंडेंट बनाना चाहता है, तो केवल दो तरीके हो सकते हैं। सेक्शन 20 क्लॉज बी कहता है कि दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है। एक मिनट बेटा, बेटा मैंने कहा है ना, क्लियर है। जिसको वॉइस में इशू हो वो तुरंत अपना रिजॉइन या रिफ्रेश पहले करे, उसके बाद बताए। ठीक है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से देखना, कि अब ए को सेक्शन बी क्लॉज बी क्या कहता है? ये कहता है कि आप ठीक है, कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है, फिर भी आप एक ही सूट में दोनों को डिफेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो इन छह में से किसी भी प्लेस पर आप सूट फाइल कर दो, बट आपको दो में से एक कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी। ठीक है, बट आपको क्या है? बट आपको एक मिनट। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आधों को क्लियर है आवाज और आधों को ना हो? है ना? अगर मेरे साइड से इश्यू होगी तो सब, तो वो हर व्यक्ति को इश्यू आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो। हरीश तौरे आपका भी सवाल क्लियर होगा, आगे वेट करिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ए बी और सी को एक ही सूट में डिफेंडेंट बनाना चाहता है। ठीक है, ए बी और सी को दोनों को एक ही सूट में डिफेंडेंट, कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है। तो सेक्शन 20 का बी क्लॉज कहता है कि दो कंडीशन में से अगर एक कंडीशन आप क्या करोगे, दो कंडीशन में से एक कंडीशन आप अगर फुलफिल करोगे, तो आप इन दोनों को बिना कॉमन प्लेस हुए भी एक ही सूट में पार्टी बना सकते हो। ठीक है, एक ही सूट में पार्टी बना सकते हो। अब देखो, ये कहता है कि दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि या तो आप कोर्ट से परमिशन ले लें, लीव ऑफ द कोर्ट। पहली कंडीशन, लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है कि आप कोर्ट से परमिशन ले लें कि साहब ऐसे ऐसे दोनों डिफेंडेंट जो है, दोनों डिफेंडेंट के पर कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है। ठीक है, ए के तीनों प्लेसेस बिल्कुल अलग है, सॉरी बी के तीनों प्लेसेस बिल्कुल अलग है, और सी के तीनों प्लेसेस बिल्कुल अलग है। क्लियर? एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा तनिष्क भैया, आप एक बात बताइए कि मतलब अगर मेरे साइड से वॉइस प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर 400 450 बच्चा है, सबके में वॉइस प्रॉब्लम आनी चाहिए ना?
अगर मेरे साइड से होगी तो। अगर दूसरों के में अगर सही जा रहे हैं, वॉइस सही जा रही है, तो ये आपके पार्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका इंटरनेट स्लो हो, ठीक है? हो सकता है कि आपका नेटवर्क इश्यू हो। क्लियर? तो आप अपना चेक करिए। आप बार-बार मतलब अगर कमेंट आप लोग करोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, है ना? क्योंकि अगर मेरे साइड से प्रॉब्लम होगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो सबके साथ फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसीलिए अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, अपनी इंटरनेट स्पीड चेक करो। क्लियर? देखो अब देखो, यहाँ पर क्या है, सेक्शन 20 का बी क्लॉज़ में देखो, सेक्शन 20 का बी क्लॉज़ कहता है कि अगर हमें 2 डिफेंडेंट मतलब मोर देन 1 डिफेंडेंट है और दोनों को एक ही सूट में हमें क्या करना है, जॉइन करना है, बट कोई कॉमन प्लेस हमें नहीं मिल रही है, ठीक है? कोई कॉमन प्लेस हमें नहीं मिल रही है, कोई तो सेक्शन 20 का बी क्लॉज़ कहता है कि आप किसी भी प्लेस पर, चाहे बी के तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस पर या सी के तीनों प्लेस में से किसी भी प्लेस पर आप सूट फाइल कर लीजिए। आपका सूट मेंटेन तभी होगा जब आप 2 में से एक कंडीशन को फुलफिल कराएँगे। क्लियर? अब वो क्या-क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि आप या तो कोर्ट से परमिशन ले लें, कि साहब ऐसे-ऐसे हमें दोनों डिफेंडेंट को एक ही सूट में क्या कराना है, एक ही सूट में ट्राई कराना है, बट कोई भी कॉमन प्लेस नहीं है जुरिसडिक्शन का। तो अगर कोर्ट आपको परमिट करेगा, कोर्ट आपको अगर परमिशन देता है, तो आप सूट दिल्ली में फाइल कर सकते हो। ठीक? अब देखो दूसरा क्या है, पहली कंडीशन फुलफिल करा लो या तो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में सेक्शन 20, हाँ, सेक्शन 20 का क्लॉज़ भी कहता है कि साहब कोई भी ऑब्जेक्शन दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन बाय अपोजिट पार्टी। अब अपोजिट पार्टी का मतलब क्या है? अपोजिट पार्टी का मतलब क्या होगा? देखो, अब देखो इसकी प्लेस पे तो आपने करा ही दिया, है ना? इसकी प्लेस पे तो आपने करा ही दिया, तो इसके लिए तो लीगल है वैसे भी। दिल्ली में इसके खिलाफ दिल्ली में तो केस हो ही सकता है। बट सी के खिलाफ दिल्ली में केस नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पर अपोजिट पार्टी किसे मानेंगे? सी को अपोजिट पार्टी मानेंगे। ठीक है? इस एग्जाम्पल के लिए सी को अपोजिट पार्टी मानेंगे। अब देखो होगा क्या? होगा क्या? अब जैसे मान लो ए ने सूट फाइल किया दिल्ली में, दिल्ली क्या भेजेगा? समन भेजेगा दोनों को। अब दिल्ली कोर्ट ने इसको भी समन भेजा, इसको भी समन भेजा। अब देखो दोनों क्या फाइल करेंगे? दोनों फाइल करेंगे रिटन स्टेटमेंट। अगर इस रिटन स्टेटमेंट में सी ने कोई भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया, अगर सी ने कोई भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया कि साहब दिल्ली में क्यों केस हुआ है, मेरी तो जुरिसडिक्शन ही नहीं है दिल्ली में, तो आपने दिल्ली में मेरे खिलाफ क्यों केस दर्ज किया है? क्लियर? अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन सी ने रिटन स्टेटमेंट में फाइल नहीं किया, तो फिर कि सी हम ये मानेंगे कि सी दिल्ली में केस लड़ने को तैयार है और उसे दिल्ली आने में कोई भी आपत्ति नहीं है। क्लियर? तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने फुलफिल करा दी, ठीक है? सेक्शन 20 क्लॉज़ बी कहता है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपने फुलफिल करा दी, यानी कि आपने डायरेक्ट या तो कोर्ट से ही परमिशन ले ली या फिर आपने सूट फाइल किया और अपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि सेकंड पार्टी आपके जुरिसडिक्शन को क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर? तो ऐसे केसेस में बिना कॉमन प्लेस हुए भी 2 डिफेंडेंट को एक ही सूट में जॉइन किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? बताइए। ये क्लियर है आपको अब?
अगर ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पहले हियरिंग करेगी, है ना, कोर्ट पहले उस ऑब्जेक्शन पे हियरिंग करेगी। और अगर कोर्ट को वो सेटिस्फाई करता है कि साहब देखो मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं बार बार हर तारीख पे दिल्ली कैसे आ जाऊंगा, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ कि इसका यहाँ आना बार बार पॉसिबल नहीं है, इसका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है, तो वो क्या करेगा, वो उसके सूट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी तो उसके ऑब्जेक्शन ना ऑब्जेक्शन से कुछ नहीं होगा। क्लियर। ठीक है, फिर बस वही काम हो सकता है जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि कोर्ट को पता है कि सब इसके लिए मेरे पास जुरिस्डिक्शन है नहीं, है ना, वो जा सकता है एपलेट कोर्ट में। ठीक है, और उसे क्या करा सकता है, इसके ऑर्डर को खारिज करा सकता है। हाँ, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी। हाँ सपना, करेक्ट। किस में ऑब्जेक्शन करोगे, और साहिल कुंद्रा रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही तो ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेंट का क्या है, प्लेंट का तो वही रिप्लाई है ना, प्लेंट का रिप्लाई क्या है, प्लेंट का रिप्लाई है रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट में लिखा होगा कि साहब ये दिल्ली में सूट फाइल कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में ऐसे ऐसे जुरिस्डिक्शन है, और सी को भी इसमें ज्वाइन कर कि उसका जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ता, बट फिर भी वो दिल्ली आता रहता है, उसे दिल्ली आने में कोई परेशानी नहीं, इस वजह से मैं अपने सूट को जो है दिल्ली में फाइल कर रहा हूँ, और दोनों डिफेंडेंट को एक ही सूट में ज्वाइन करा। तो ये सब आप प्लेंट में ही तो लिखोगे, प्लेंट का रिप्लाई बी भी करेगा, सी भी करेगा। तो अगर सी को कोई आपत्ति होगी इस जुरिस्डिक्शन से, तो वो रिटन स्टेटमेंट में उसके रिप्लाई में लिख देगा, प्लेंट के रिप्लाई में कि साहब जो है मेरी वो जुरिस्डिक्शन नहीं लगती, और मुझे वहां आने में आपत्ति है, क्यों है उसका पूरा रीजन लिख देगा। समझ गए। चलिए, अब देखो आगे देखो, आगे देखिए। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक एग्जांपल, उसमें दोनों कंडीशंस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, उसमें दोनों कंडीशन मैं आपको बता दूंगा, और दोनों कंडीशन में एक वहां जहां पर वो ऑब्जेक्शन उठाएगा, एक वहां जहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक मिनट। देखो, मान के चलो कि ए को सूट फाइल करना है बी और सी के खिलाफ। ठीक है, ध्यान से देखना, ए को सूट फाइल करना है बी और सी के खिलाफ। अब बी रिजाइड करता है आगरा, और वर्क करता है दिल्ली, और बिजनेस करता है जयपुर। ठीक है, ये सी है। ठीक है, ये क्या है, ये सी है। सी रिजाइड करता है अलीगढ़। ठीक है, वर्क करता है गुड़गांव। ठीक है, और बिजनेस करता है मथुरा। ठीक, अब ये सिनेरियो है, ए को सूट फाइल करना है, दोनों डिफेंडेंट को एक ही सूट में क्या करना है, एक ही सूट में ज्वाइन। क्लियर। अब देखो ये क्या, ये इन छह में से किसी भी एक प्लेस पर सूट फाइल कर सकता है। सपोज मैं मानता हूं कि इसने सूट को फाइल किया आगरा में। क्लियर, मतलब यहां पर सूट फाइल किया, और यहां पर देखो बी के खिलाफ तो ये सूट फाइल कर ही सकता था, तो बी तो कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता। ठीक है, बी तो कोई ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता। बेटा एक बार आप अनुराधा मैनेजमेंट से एक बार पूछो, वो कुछ अगर ग्लिच होगा तो वो आपका सही करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से तो चल रहा है सब, है ना। अब देखो ये ए है, ए ने सूट फाइल किया आगरा में, देखो बी के खिलाफ तो आगरा में सूट फाइल किया जा सकता था। क्लियर।
तो बी तो ऑब्जेक्शन उठा नहीं पाएगा, आपने आगरा में क्यों सूट फाइल किया है, क्योंकि भाई बी के खिलाफ तो इन तीनों जगह सूट फाइल किया जा सकता है। क्लियर। बट हाँ, सी का कोई भी क्या था, ना तो रेजिडेंस था आगरा में, ना ही प्लेस ऑफ वर्क था, ना ही प्लेस ऑफ बिजनेस था, है ना। तो इसके खिलाफ भी आगरा में सूट फाइल हो जाए, इसका ऑब्जेक्शन सी उठा सकता है। क्लियर। तो देखो, ए सूट फाइल करता है आगरा में जिस सूट में डिफेंडेंट होते हैं बी और सी। क्लियर। तो या तो ये क्या करे, या तो ये लीव ऑफ द कोर्ट ले ले, परमिशन ले ले कोर्ट से, लीव ऑफ द कोर्ट ले ले। अब सब सपोज करो लीव नहीं ली, सपोज करो लीव नहीं ली, है ना, बिना परमिशन के आगरा में सूट फाइल कर दिया। तो दो काम हो सकते हैं, या तो सी या तो सी इस सूट पे क्या करेगा, या तो सी इस सूट पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ठीक है, या तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो सूट विल कंटिन्यू, सूट क्या करेगा, सूट चलता रहेगा, और जब भी हियरिंग होगी ये सी को आगरा। क्लियर। तो अगर या रेज ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा तो ऐसा माना कि उसने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, एडमिट द जुरिसडिक्शन, एडमिट द जुरिसडिक्शन। ऐसा माना जाएगा कि सी ने भी क्या करा है, सी ने भी आगरा की जुरिसडिक्शन को क्या करा है, एडमिट किया है। अब मान लो ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि साहब मैं तो नहीं आऊंगा आगरा, भाई मेरा तो घर कहाँ है, अलीगढ़ में है, मैं हर तारीख पे कैसे आगरा आ जाऊंगा। क्लियर। मैं हर तारीख पे कैसे आगरा आ जाऊंगा। क्लियर। तो होगा क्या, ऐसे में कोर्ट क्या कराएगा, कोर्ट एक हियरिंग, ऐसे में क्या कराएगा, कोर्ट एक हियरिंग कराएगा, कोर्ट हियरिंग कराएगा, और हियरिंग वो ये देखेगा कि क्या सच में सी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, कि क्या अगर हम आगरा में सूट चलाते हैं, अब क्योंकि ये क्या है, क्योंकि अब सी का जुरिस्डिक्शन तो यहाँ बैठ नहीं रहा। क्लियर। सी का तो आगरा में कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं। क्लियर। आगरा में तो कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं। तो होगा क्या, देखो, तो होगा क्या कि कोर्ट हियरिंग करेगा, और हियरिंग के बाद सूट को या तो क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, सूट को डिसमिस कर देगा। क्लियर। और अगर उसे लगा कि नहीं, कोई मतलब इसके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा अगर हमने केस चलाया, क्योंकि ये तो ऐसा पता लगा है कि ये तो डेली आता है। क्लियर। ये तो केवल बहाने एड्रेस लगा के, असल में तो आगरा में ही रहता है। क्लियर। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अलाउ कर देगी, कोर्ट क्या दे देगी, परमिशन दे देगी कि नहीं, आप आगरा में सूट को कंटिन्यू करा सकते हैं। क्लियर। एक मिनट। अगर परमिट नहीं करेगा तो सूट खत्म। फिर तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को बी के खिलाफ अलग सूट फाइल करना पड़ेगा, और सी के खिलाफ अलग सूट फाइल करना पड़ेगा, इन तीनों जगह से किसी जगह। अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है ये कि साहब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सूट फाइल करने से, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग देखेगा कि वाकई में क्या आगरा में अगर सूट चला तो इसके साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या इसके साथ अन्याय हो जाएगा, कोर्ट को लगा कि हाँ साहब आगरा ये बात नहीं आ पाएगा, इसके साथ इनजस्टिस हो रही है, तो वो क्या करेगा, सूट को खत्म कर देगा, और कहेगा कि साहब फ्रेश सूट फाइल कर दीजिए,
सी के खिलाफ करनी है तो इन तीनों जगह पे सूट फाइल कर दीजिए, और बी के खिलाफ करनी है तो इन तीनों जगह पर कर दीजिए। क्लियर? बताइए। ये क्लियर? 20 क्लॉज बी क्लियर? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, कोर्ट कह देगा कि साहब आप सी के लिए सूट फाइल यहाँ पर नहीं कर सकते। आप क्या करो, अगर आपको सूट सी के खिलाफ फाइल करना है तो आप सेपरेट सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे उसका रेजिडेंस है, जहाँ पर वो वर्क करता है, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? ठीक है, चलिए। सेक्शन 20 का सी क्लॉज देखिए। सेक्शन 20 का सी क्लॉज देखिए। सेक्शन 20 का सी क्लॉज देखिए। अमृतपाल सिंह रावत। चलो एक बार रुको, मैं ही रिज्वाइन करता हूँ एक बार। ठीक है, मैं रिज्वाइन करता हूँ क्लास को। उसके बाद आप लोग ज्वाइन करिएगा तो उससे शायद ठीक हो जाए। ठीक है, वरना अब ये ना कि कोई कह रहा है सही है, कोई नहीं, कोई सही है नहीं। एक तो होता क्या है कि मुझे पता नहीं, मैं तो अपने में सुनता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी चलाया था अपने में, मेरे में बिल्कुल सही था। हो सकता है कि जो है बहुत ही माइन्यूट प्रॉब्लम को भी आप लिख देते हो, तो मैं कह नहीं सकता भाई, उसका तो कोई इलाज नहीं। अब देखो, कोई कह रहा है माइक में प्रॉब्लम है, और नीचे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो मेरे पार्ट पे तो कैसे फिर, मैं दो तरह से थोड़ी ना, छुप छुप के थोड़ी ना मैं क्लास ले रहा हूँ कि साहब। चलो एक बार रीस्टार्ट करता हूँ मैं। हेलो। अब बताइए वॉइस। ठीक है, क्लियर है, चलो देखते हैं। चलो ठीक है। कुलविंदर कौर, वो ठीक हो जाएगा, अभी आप बेफिक्र रहिए। अब देखो, अब देखो 20 सी बिल्कुल क्लियर है, मतलब 20 सी बिल्कुल सिंपल है। 20 सी में कहता है कि सब जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, ठीक है, वहां पर सूट को फाइल किया जा सकता है। ठीक, वहां पर सूट को फाइल किया जा सकता है, तो ये 20 सी बिल्कुल सिंपल कहता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, मान लो किसी के पास कोई लीगल राइट है। ये मैंने स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था
किसी के पास कोई लीगल राइट है और उस लीगल राइट को क्या करें, लीगल राइट को अगर कोई वॉयलेट कर दे, क्लियर, अगर लीगल राइट है, ठीक है, कोई लीगल राइट है और लीगल राइट को कोई क्या करते, वॉयलेट कर दे, तो वॉयलेट करने के बाद उस पर क्या अराइज हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। मतलब मेरा कोई अधिकार है, मतलब जैसे मेरा कोई अधिकार है, मुझे आप मान के चलो कि राइट टू एजुकेशन है ना, कोई मेरा राइट टू एजुकेशन छीन ले, क्लियर, तो मेरे पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा कि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता हूँ। तो कॉज ऑफ एक्शन जहां भी अराइज होगा, क्लियर, जिस भी प्लेस पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, और कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज होगा, जहां पर कोई लीगल राइट वॉयलेट होगा, तो हम क्या देखेंगे, प्लेस ऑफ वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, प्लेस ऑफ वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मान के चलो कि ए बी को डिफेम, ए डिफेम्स बी, ठीक है, ए बी को डिफेम करता है। ये क्या करता है कि कोई भी ये क्या करता है कि कोई भी इसके बारे में उल्टा सीधा एक न्यूज़पेपर में प्रिंट करता है, न्यूज़पेपर में क्या करता है, प्रिंट करता है, क्लियर, प्रिंट करके ये न्यूज़पेपर 4 जगह पब्लिश होता है, 4 जगह, कहां कहां पर पब्लिश हुआ, दिल्ली पब्लिश हुआ, आगरा पब्लिश हुआ, जयपुर में पब्लिश हुआ, ठीक है, गुड़गांव पब्लिश हुआ, ठीक है, गुड़गांव पब्लिश हुआ। ये प्रिंट 4 जगह पब्लिश। अब देखो, डिफेमेशन, डिफेमेशन कब जो है होता है, मतलब डिफेमेशन कब माना जाएगा कि डिफेमेशन हो गया, जब पब्लिकेशन हो जाएगा, जब चीज पब्लिश हो जाएगी, जब उसके बारे में जो स्टेटमेंट उसने दिया है, ठीक है, जब वो पब्लिश हो जाएगा, तब माना जाएगा कि उसने डिफेमेशन को कमिट कर लिया, क्लियर। तो जैसे ही दिल्ली में पब्लिश हुआ, तो दिल्ली में उसका राइट क्या हुआ, वॉयलेट हो गया, उसका राइट टू रेपुटेशन था, उसका राइट वॉयलेट हो गया, कहां पर, दिल्ली में वॉयलेट हो गया। आगरा में, जैसे ही आगरा में डिफेमेशन पब्लिश हुआ, मतलब अखबार पब्लिश हुआ, वैसे ही माना जाएगा कि आगरा में वो डिफेम हो गया। जयपुर में पब्लिश हुआ, तो जयपुर में भी वो डिफेम हो गया। तो इन चारों जगह उसकी रेपुटेशन को वायलेट किया गया, इन चारों जगह बी की रेपुटेशन के राइट को क्या किया गया, वायलेट किया गया, क्लियर। तो अगर मैं पूछूं कि साहब, अगर डिफेमेशन के केस में कॉज ऑफ एक्शन कहां कहां अराइज हुआ, तो आप कहोगे दिल्ली में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, आगरा में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, जयपुर में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, और गुड़गांव में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, क्लियर। तो मैं पूछूं कि ए बी के खिलाफ कहां कहां पर सूट फाइल कर पाएगा, तो ए बी के खिलाफ इन चारों जगह सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। सूट फाइल दिल्ली में भी हो सकता है, आगरा में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, गुड़गांव में, क्लियर। इन चारों जगह ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि इन चारों जगह ही क्या हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, क्लियर, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए, इतना क्लियर आपको। ठीक है, देखो अब बात आती है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट के केसेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, इन चारों में से किसी एक जगह, 4 जगह कैसे सेम सूट फाइल कर लोगे साथ में, है ना, सेम सूट कैसे 4 जगह फाइल कर लोगे। अब देखो, इधर देखना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि देखो, एक जगह एक होता है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक होता है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और एक होता है प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक।
तो कॉन्ट्रैक्ट में दो जगह, दो प्लेसेस हमें नजर आती हैं, ठीक है, दो प्लेसेस हमें नजर आती हैं। क्लियर? जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, और एग्जांपल लेके मान मान के चलो कि सर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। ए कहाँ रहता था? ए मान के चलो दिल्ली में रहता था, ये आगरा रहता था। क्लियर? अब बी क्या हुआ, बी ए के घर गया दिल्ली, ध्यान से सुनना, बी ए के घर गया दिल्ली में, ठीक, बी ए के घर दिल्ली में, है ना, और इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया। तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली हो गया। क्लियर? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि ये कुछ गुड्स, कुछ गुड्स कहाँ भेजेगा? आगरा भेजेगा। क्लियर? और कौन से गुड्स? मतलब आप सपोज करो, ये मान के चलो 5 पेन, 5 पेन आगरा भेजेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कहां पर हुआ? दिल्ली में। ए और बी के बीच में दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे, ठीक है, मैं पैसे लो, पैसे पहले से जमा कर जा रहा हूं आपके पास, आप 4 दिन बाद मुझे 5 पेन भेज देना आगरा में। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो पेन है ये आगरा पहुंचे, बट 5 की जगह 3 पेन आगरा पहुंचे। ठीक है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है? आगरा में, क्योंकि आगरा में पेन की डिलीवरी हुई है। जहां पर 5 आने थे वहां पर 3 आए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या होगा? आगरा। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हुआ है? आगरा में, आगरा में हुआ है ना। आगरा में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब हमारे पास दो प्लेस है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? दिल्ली। प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? आगरा। क्लियर? अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जो भी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, दोनों जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। क्लियर? दोनों जगह क्या होगा? दोनों जगह कॉज ऑफ एक्शन अराइज माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, दिल्ली में बना था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और जो भी प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, दोनों जगह ही हम मानेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। और जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां पर आप सूट को फाइल कर सकते हो, वहां पर आप सूट को फाइल कर सकते हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, इतना समझ में आया? समझ गए? तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हमेशा क्या देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हमेशा दोनों जगह देखेंगे, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी नंदन कुमार, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जहां पर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वहां पर आप चाहकर भी सूट को फाइल नहीं कर सकते। हाँ, दोनों में से किसी भी जगह। ठीक, अब आगे चलो, एक और चीज मैं बताता हूँ। अब देखो, अब आपने देखा 20 क्लॉज सी में, 20 क्लॉज सी में आपने देखा कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो। जहां पर आप कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां पर सूट फाइल कर सकते हो। देखो हिमानी, अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल हो गया। देखो टेलीफोनिक में क्या होता है, टेलीफोनिक में, अब जैसे ये ए है ना। देखो मैं बता देता हूँ, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मैं बता देता हूँ आपको बहुत शॉर्ट में।
सब डिटेल में नहीं समझा रहा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं टेलीफोनिक। टेलीफोनिक में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन काम आता है। इसका मतलब है ए ने बी को ऑफर दिया, किससे, टेलीफोन से, है ना, टेलीफोन से, और बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाएगा, ठीक है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाएगा व्हेन द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। ठीक है, एक होता है तुम्हारा, मान के चलो एक होता है, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, पोस्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, पोस्टल में क्या होता है, जहां पर आप लेटर भेजते हो। अब आप मान के चलो कि इसने ऑफर बी को दिया, है ना, एक लेटर भेज के, इसने यहाँ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ से सेंड किया, है ना, ये होगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, तो ऐसे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं टेलीफोनिक में। टेलीफोनिक में जहां पर एक्सेप्टेंस हर्ड हो रहा है, जहां पर एक्सेप्टेंस सुना ही आ रहा है, वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और पोस्टल कम्युनिकेशन में जहां पर आप लेटर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहां पे जहां से एक्सेप्टेंस भेजा जा रहा है, वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर, ये याद रखिएगा। पिक्यूनरी टेरिटोरियल हर जगह चेक करेंगे, हर जगह सारे जुरिस्डिक्शन चेक होंगे नाम का, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये पढ़ा 20C में कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां पर सूट क्या किया जाएगा, वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। क्लियर, बट कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन आधा एक जगह, आधा दिल्ली में अराइज हो, और आधा आगरा में अराइज हो, है ना। भाई, कॉज ऑफ एक्शन पार्टली भी तो अराइज हो सकता है, कॉज ऑफ एक्शन पार्टली अराइज हो सकता है। क्लियर, ऐसे केसेस में क्या होगा, मान लो थोड़ा कॉज ऑफ एक्शन एक जगह अराइज हुआ, थोड़ा कॉज ऑफ एक्शन दूसरी जगह अराइज हुआ, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में दोनों जगह पे जुरिस्डिक्शन, बोथ दिल्ली एंड आगरा विल हैव जुरिस्डिक्शन, बोथ दिल्ली एंड आगरा विल हैव द जुरिस्डिक्शन। मतलब जहां पर कॉज ऑफ एक्शन पार्शली भी अराइज हो रहा है, उस जगह भी क्या आ जाएगा, उस जगह भी सूट को फाइल करने का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। क्लियर, किडनैपिंग तो ऑफेंस है बेटा, वो सिविल केस में थोड़ी फाइल करोगे किडनैपिंग का। क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरा मतलब ये है कि आपने 20C में पढ़ा, बहुत कंसंट्रेशन से देखा करो, ठीक है, कंसंट्रेशन से देखा करो, क्योंकि अगर 99% बच्चे को समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो है माइंड बीच बीच में डाइवर्ट हो, उसके कारण भी होता है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो 20C कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन जहां पे अराइज होगा, वहां पर उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में आप मान के चलो कि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, ठीक है, और ब्रीच ब्रीच हुआ आगरा में। क्लियर, तो यहाँ पर दिल्ली में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज माना जाएगा, और आगरा में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज माना जाएगा। क्लियर, तो जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, उसके कोर्ट पे क्या आ जाएगी, सूट फाइल करने की जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। क्लियर, मैं कह रहा हूं कि सर कॉज ऑफ एक्शन आधा आधा अराइज हो रहा है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हो रहा है, आधा आधा अराइज हो रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा जुरिस्डिक्शन, अब जैसे मान के चलो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आ, बी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि साहब तुम 5 पेन आगरा भिजवाओगे, 5 पेन दिल्ली भिजवाओगे, और 5 पेन
मुझे जयपुर भिजवाओगे। क्लियर। तो यहाँ पर 3 पेन पहुंचे। क्लियर। यहाँ एक भी नहीं पहुंचा, यहाँ एक भी नहीं पहुंचा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, कॉन्ट्रैक्ट एक ही था, बट उसका उसका पार्शियल देखो, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आधा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच हो रहा है दिल्ली में, आधा कॉन्ट्रैक्ट जयपुर में ब्रीच हो रहा है ना। तो ऐसा माना जाएगा कि साहब आधा यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है पार्शली, यहाँ पे पार्शली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, यहाँ पे पार्शली कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। क्लियर। तो ऐसे केसेस में जहां भी जितना भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। चाहे आधा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, चाहे 25% कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, चाहे पूरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। जहां जहां भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, चाहे आधा हो या पूरा, उन सबके पास क्या होगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। उन सबके पास क्या आ जाएगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। क्लियर। उन सबके पास क्या आ जाएगी, जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। क्लियर। हाँ, ऑल द कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन। ठीक। अब देखो, अब आपने पढ़ लिया, अब आपने 20 के तीनों क्लॉजेस पढ़ लिए। ठीक है, सेक्शन 20 के तीनों क्लॉजेस पढ़ लिए। आपने देखा कि साहब सेक्शन 20, अगर किसी प्लेंटिफ को अगर किसी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर किसी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल करना है, तो ये इसके रेजिडेंस पे कर सकता है, ये इसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे कर सकता है, ये इसके प्लेस ऑफ वर्क पे कर सकता है। क्लियर। और जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है वहां पर कर सकता है। क्लियर। ये बताता है 20A, ये बताएगा 20B। क्लियर। और जब, ठीक है, जब कोई प्लेंटिफ है, वो सूट फाइल करना चाहता है, एक ही सूट फाइल करना चाहता है दो डिफेंडेंट के खिलाफ, ठीक है, और उसे कोई भी कॉमन प्लेस नहीं मिला, कोई भी कॉमन प्लेस नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो छयों में से, मतलब इन छयों में से किसी भी प्लेस पर क्या फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। और जो अपोजिट पार्टी होगी उसे क्या करना पड़ेगा, बस जुरिस्डिक्शन को एडमिट करना पड़ेगा, या फिर प्लेंटिफ को कोर्ट की क्या लेनी पड़ेगी, लीव लेनी पड़ेगी। ठीक है। और ये चीज डील करता है 20 का बी, ये चीज डील करता है 20 का बी, है ना। एक और चीज 21 में आपको मिलेगी, अगर प्लेंटिफ दो डिफेंडेंट के लिए सूट फाइल करेगा, ठीक है, और आपके पास कॉमन प्लेस है, जुरिस्डिक्शन की कॉमन प्लेस है, तो जुरिस्डिक्शन कहां चली जाएगी, उसी कॉमन प्लेस पे चली जाएगी। जुरिस्डिक्शन कहां चली जाएगी, उसी कॉमन प्लेस पे चली जाएगी, है ना। तो ये बताता है आपको ए, ये बताएगा बी, और कॉज ऑफ एक्शन बताएगा सी। अब देखो यहां पर ये पूरा सेक्शन 20 है, ए बी और सी, एक बार नजर मार ली, एक बार नजर मार ली, एक बार नजर मार लीजिए तीनों को। ठीक है, ये पूरा सेक्शन 20 है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइन, पहले मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में तीनों चीजों को आपको समझाऊंगा एक एक लाइन में, कि वॉलंटरीली और एक्चुअली क्यों लिखा हुआ है। केवल सीधे ये क्यों नहीं लिखा कि साहब वेयर ही रिजाइड्स, वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, ये केवल क्यों नहीं लिखा, वेयर द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिजाइड क्यों लिखा है।
क्लियर? तो ये सारी लाइनें समझानी पड़ेंगी, उसके बाद वी विल मूव टू एक्सप्लेनेशन पार्ट। और एक्सप्लेनेशन पार्ट समझने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ना? तो बहुत ठंडे दिमाग से समझना, बहुत इत्मीनान से। हाँ, आज खत्म हो जाएगा, क्लियर? फिर आप लोग ही समझने में देर करते हो, तो इसलिए जो है 1 सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, बट मैं भगा नहीं सकता, कोर्स को भगा नहीं सकता, मुझसे नहीं होता। मैं जो है स्लो पढ़ाता हूँ और दिमाग में सेटल, मैं चाहता हूँ कि दिमाग में सेटल हो हाथ के हाथ, बिल्कुल। क्लास में ही दिमाग में सेटल हो जाए कॉन्सेप्ट। बेटा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, बस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अक्षता, ठीक है, तो लास्ट में पूछना, आधा टाइम तो तुम क्वेश्चन बीच में पूछने में निकाल देते हो। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, अब 2 मिनट का ब्रेक है, आराम से रिवाइज कर लो, 2 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद हम चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में, डायरेक्ट रीडिंग, फिर एक्सप्लेनेशन और साथ में इन तीनों शब्दों का मतलब। ठीक? हाँ, ये रहने दे रहा हूँ, ओके। देखो, होते हैं, देखो, मुझे भी पता है कि 500 बच्चा है तो 500 में से 100 बच्चा तो ऐसा होगा जैसे मतलब पहले से आता होगा, जो बहुत ज़्यादा होशियार होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। ठीक है? वो तो समझता होगा, अरे यार सर कितना धीरे पढ़ा रहे हैं, जो है थोड़ा तेज पढ़ाएँ, क्योंकि उनकी तो आधा सब समझाने में ही पूरा समझ में आ जाता है। ऐसे बच्चे भी होंगे, है ना? बट ऐसे बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में भी सोचिए, जिन्होंने जो सीपीसी पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? और जो थोड़ा-सा समझने में जिन्हें थोड़ा-सा देर लगती है, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। देखो, साथ चलोगे तो दूर तक चलोगे, हमेशा याद रखना। कभी भी सेल्फिश होके आगे अगर भागोगे, तो हमेशा धोखा खाओगे। क्लियर? तो क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर अरे आप देखा मत करिए सर, कमेंट मत देखा करिए, तेज़ पढ़ाया करिए, तेज़ पढ़ाया करिए। तो मैं भी नहीं ऐसा सोचता और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा मत मत सोचिए। अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे, तो ज़्यादा दूर तक चल पाएँगे। ये बात अभी आपको आगे जाके जीवन में ज़रूर रियलाइज़ होगी। चलिए, जी ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक।
नहीं नहीं, किसी उसमें यूनिवर्सिटी में लेक्चर लगने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसमें स्टेट में तो पेपर होता है ना, स्टेट में तो पेपर होता है यूपी हायर एजुकेशन नाम से, जिसकी क्वालिफिकेशन एलएलएम प्लस नेट होती है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उसमें इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एकेडमिक स्कोर होता है, जैसे पीएचडी होनी चाहिए, नेट होगा, पब्लिकेशंस होनी चाहिए, मतलब रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड होने चाहिए यूजीसी केयर में या फिर स्कोपस में। ठीक है, एक किताब या दो किताबें होनी चाहिए लिखी हुई, तो ये एकेडमिक स्कोर हमारा बढ़ाते हैं। तो कहीं कहीं पर वैकेंसी निकलती है, वहां पे एकेडमिक स्कोर माना मांगा होता है कि मिनिमम 65 चाहिए, मिनिमम 55 चाहिए, ऐसे। नेट की लास्ट डेट है आज। अब देखो, अब एक बार आप आइए, सेक्शन 20 निकालिए बेरेक्ट। ठीक है, प्लीज ओपन योर बेरेक्ट एंड ओपन सेक्शन नंबर 20। देखो, पढ़ो, सेक्शन 20 पढ़ो। लिख रहा है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफोरसेड, एवरी सूट shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants। ठीक है, डिफेंडेंट और ईच ऑफ द डिफेंडेंट, ईच ऑफ द डिफेंडेंट का मतलब है कि दो डिफेंडेंट हो तो दोनों डिफेंडेंट एक जगह पर, मतलब अगर उनकी कोई कॉमन प्लेस है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब द डिफेंडेंट और ईच ऑफ डिफेंडेंट at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carry on business or personally work for gain, personally work for gain। ठीक है, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एनी ऑफ द डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of commencement of the suit actually and voluntarily reside or carry on business or personally works for gain। मतलब जहां पर दो डिफेंडेंट हैं, जहां पर दो डिफेंडेंट हैं और ठीक है, बट कोई कॉमन प्लेस नहीं है, लिखा ना एनी ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, एनी ऑफ द डिफेंडेंट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं इस ऊपर वाली चीज का, ये लिख रहा है कि सर दो डिफेंडेंट हैं। ठीक है, इसके लिए भी तीन जगह हम कर सकते हैं, इसके इसके लिए भी तीन जगह फाइल कर सकते हैं। ये कह रहा है व्हेन एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड वर्क और पर्सनली वर्क और बिजनेस। ठीक है, रिजाइड्स बिजनेस और वर्क फॉर गेन। क्लियर, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, 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 कहीं भी किसी भी डिफेंडेंट के यहाँ, मतलब किसी भी डिफेंडेंट की रेजिडेंस पे या वर्क ऑफ प्लेस ऑफ वर्क पे या प्लेस ऑफ बिजनेस पे सूट को फाइल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन। ऐसे केसेस में या तो आप कोर्ट की परमिशन ले लो, ठीक है, ऐसे केसेस में या तो कोर्ट की परमिशन ले लो, और द डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अफॉरसेड एक्वीज इन सच इंस्टीट्यूशन। मतलब आपने मान के चलो कि आपने यहां पर सूट को फाइल किया है, तो यहां पर कौन नहीं रह रहा, कौन वर्क नहीं कर रहा, कौन बिजनेस नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला डिफेंडेंट। ना तो यहां पर इसका रेजिडेंस है, प्लेस ऑफ वर्क है, ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं है ना, तो ये डिफेंडेंट क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ठीक है, मान के चलो कि ये इसने एडमिट कर लिया, तभी आप यहाँ पर सूट को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, एक्वीज का मतलब होता है कि साहब उस इंस्टीट्यूशन में मान लेना कि ठीक है, हमें क्या करता हूं मैं, मानता हूं कि मैं वहां पर सूट कंटिन्यू कराने के लिए तैयार हूं। क्लियर। ठीक है, और सीधे सी क्या लिखा है, सी लिखा है कि द कॉज ऑफ एक्शन, और कहां कर सकते हो, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, मतलब
मतलब कि अगर अगर कहीं पर आधा कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो रहा है, ठीक है, मतलब आधी चीज भी आपको मिल रही है, आधा कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो रहा है, इन पार्ट में कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो रहा है, तो भी उस एरिया के कोर्ट पर आपके सूट को फाइल कराने का जुरिसडिक्शन मौजूद रहे। क्लियर? तो ये तीनों हमने पढ़े, ठीक है, ये तीनों चीजें हमने पढ़ी, इसमें ये तीनों चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे शब्द इस्तेमाल हुआ रिजाइड्स, क्लियर, वर्ड इस्तेमाल हुआ रिजाइड्स, हमने कहा कि साहब जहां डिफेंडेंट रहता हो, बहुत ध्यान से समझना आप, कुछ चीजें मैं करा रहा हूं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, जो बेरेक्ट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने कहा कि साहब आप सूट कहां फाइल करोगे, जहां पे डिफेंडेंट रहता है, क्लियर। अब यहाँ पे केवल ऐसा हमने नहीं लिखा कि वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, नहीं, हमने लिखा वेयर द डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स, वॉलंटरली, मतलब एक तो सच में वहां रहता हो, ऐसा नहीं है केवल वहां पर उसका नाम चलता है बट वो रहता कहीं और है, उसका एड्रेस है केवल गांव का बट वो रहता तो शहर में है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली रिजाइड्स, ठीक है, दैट इज ओनली रिजाइड्स इन पेपर। क्लियर कि साहब हमारा एड्रेस बहुतों का होता है, आधार कार्ड मेरा गांव का है, मेरा जो एड्रेस है वो गांव का है, रहता गांव, रहता शहर में हूँ, बट आधार कार्ड में मैंने गांव का बनवा रखा है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली रेजिडेंस, दैट इज नॉट एक्चुअल रेजिडेंस। क्लियर? तो आधार कार्ड वाला जो हाउस होगा वो एक्चुअल रेजिडेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां वो नहीं रह रहा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाँ वास्तव में जहां वो वास्तव में रहता हो, साथ के साथ अपनी स्वेच्छा से रहता, वास्तव में और स्वेच्छा से, ठीक है, वास्तव में और स्वेच्छा से, क्लियर। तो एक्चुअली का मतलब क्या है, एक्चुअली का मतलब है कि वहां पर वास्तव में वो रहता हो, उसी कोर्ट में आप क्या करोगे, उसी कोर्ट में आप क्या कर पाओगे, उसी कोर्ट में आप सूट फाइल कर पाओगे, साथ के साथ एक्चुअली एंड वॉलंटरीली, वास्तव में भी और अपनी स्वेच्छा से रहता हो। अब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो कि ये ए है, ये ए है, क्लियर। अब ए रहता है मान के चलो दिल आगरा में, हम ए को उठा के दिल्ली की जेल में डाल देते हैं, हम ए को उठा के दिल्ली की जेल में डाल देते हैं, तो अब यहाँ 2 साल तक ये रहेगा, 2 साल तक दिल्ली की जेल में रहेगा, तो ये एक्चुअल रेजिडेंस तो इसका है 2 सालों तक, एक्चुअल रेजिडेंस तो है। आप बताओ क्या वो स्वेच्छा से रहने आया है, या आप पकड़ के उसे लाए हो दिल्ली की जेल में डाल दिया, है ना, तो ये एक्चुअली तो है बट नॉट नॉट वॉलंटरीली, नॉट वॉलंटरीली, मतलब अगर इसके खिलाफ कोई सूट, ए के खिलाफ कोई सूट फाइल हमें करना होगा, तो इन 2 सालों में ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली कोर्ट में फाइल कर देंगे कि साहब वो दिल्ली में ही तो रहता है, तिहाड़ जेल में ही तो बंद है, तो तिहाड़ जेल जिसकी जुरिस्डिक्शन में आ रही होगी, जिस एरिया में आ रही होगी, उसको एक कोर्ट में सूट फाइल थोड़ी ना हो जाएगा ए के खिलाफ। क्लियर? तो ऐसे केस में ये वॉलंटरली, ये स्वेच्छा से जेल में नहीं रह, समझ गए? तो इसीलिए हमने लिखा कि सब एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिजाइड, जहां वो वास्तव में और अपनी स्वेच्छा से रहता हो, वास्तव में और अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वहां पर रहता हो, ऐसी जगह को हम रेजिडेंस मानेंगे, और ऐसी जगह ही हम कोर्ट में सूट को फाइल कर सकते हैं। क्लियर? ऐसी जगह ही हम सूट को फाइल कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, बोथ कंडीशन। ठीक है, अब मान लो किसी का घर, मान लो मेरा घर अलीगढ़ में है, मेरा घर अलीगढ़ में है,
है ना? बट मैं 2 दिन के लिए गुड़गाँव भी जाता हूँ। मेरा घर अलीगढ़ में है, मैं 2 दिन के लिए गुड़गाँव भी जाता हूँ। तो 2 दिन मैं कहाँ रह रहा हूँ? 2 दिन मैं रिज़ाइड कर रहा हूँ गुरुग्राम। तो इन 2 दिनों में, है ना? इन 2 दिनों में क्या आप गुड़गाँव में मेरे खिलाफ सूट फाइल कर लोगे? क्या ये मेरा प्लेस ऑफ रेज़िडेंस मान लिया जाएगा? 2 दिन यहाँ होटल में आके रुक रहा हूँ? नहीं, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक्चुअल रेज़िडेंस नहीं है मेरा, ये एक्चुअल रेज़िडेंस नहीं है। तो हम देखेंगे कि रेज़िडेंस कैसा होना चाहिए? एक्चुअल रेज़िडेंस होना चाहिए, मतलब जहाँ पर वो वास्तविकता में रहता हो। घूमने जाना और स्थायी रूप से रहना, ठीक है? कहीं पर घूमने जाना या कहीं पर काम करने जाना और स्थायी रूप से रहना, इसमें अंतर होता है। क्लियर? इसमें अंतर होता है। समझ गए? इसीलिए हमने क्या लिखा? इसीलिए हमने वर्ड का इस्तेमाल किया सेक्शन में, एक्चुअली एंड वॉलंटरीली resides and voluntarily resides. Actually and voluntarily resides. बताइए, is this clear to all of you? हाँ, वो पूरा हो गया। वहां बस इतना ही है, सेक्शन बी क्लॉज सी में बस इतना ही था कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वहां भी आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप रिकॉर्डेड से देख लीजिएगा, है ना? तो मैं दोबारा से सी समझाने से अच्छा है कि आप रिकॉर्डेड से देख लो, उसमें कुछ था नहीं, बहुत छोटा है वो। यूपी के आएंगे, अब यूपी और बिहार के आएंगे और उत्तराखंड। अब देखो, नेक्स्ट है कैरी ऑन बिजनेस। कैरी ऑन बिजनेस, देखो कैरी ऑन बिजनेस का मतलब होता है कि मान लो कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहां पर आपको उस एक्टिविटी से प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, इन विच प्रॉफिट मेकिंग इज डन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मान के चलो कि कोई बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे कोई आगरा में बिजनेस कर रहा है, ठीक, बिजनेस। अब यहाँ पे ये मेरा बिजनेस है, यहाँ से मैं क्या बना रहा हूँ? प्रॉफिट बना रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ। क्लियर? देखो, प्रॉफिट, किसी चीज से प्रॉफिट अर्न करना और किसी काम को करने का रिमनरेशन लेना, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब है कि मैंने कुछ पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और वहां से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो ये होता है बिजनेस। अब बिजनेस में मैंने 5 लोगों को सैलरी पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मथुरा से आता है, ये मथुरा से आता है, ये भी मथुरा से आता है। क्लियर? ये दिल्ली से काम करने आता है, ठीक है, ये अलीगढ़ से काम करता है, ठीक है, और मैं हूँ मिस्टर एक्स जो आगरा में ही रहता हूँ, आगरा में बिजनेस रन करता हूँ, है ना? तो बिजनेस बिजनेस का मतलब होता है कि आप अगर उससे प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, आप अगर उससे क्या कर रहे हो? प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, तो वो बिजनेस होगा। ठीक है, और अगर कोई फिजिकल या मेंटल वर्क करके, फिजिकल या कोई मेंटल वर्क करके उसका रिमनरेशन पा रहा है, ठीक है, उसका रिमनरेशन पा रहा है, तो डेट इज पर्सनली वर्क फॉर गेन, डेट इज पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली वर्क फॉर गेन। मैं गेन, कुछ कुछ कमाने के लिए काम कर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का अगर मुझे रिमनरेशन मिल रहा है, तो ये प्लेस मेरे लिए क्या हो जाएगी? ये प्लेस मेरे लिए हो जाएगी जहां पर्सनली वर्क कर रहा हूँ गेन के लिए।
क्लियर, पर्सनली वर्क कर रहा हूं गेन के लिए, तो मैं जितना काम कर रहा हूं उतना ही पैसा मुझे मिलता रहेगा। प्रॉफिट मेकिंग इज समथिंग डिफरेंट। प्रॉफिट मेकिंग तो क्या है कि जितना मैं काम कर रहा हूं उससे 100 गुना ज्यादा भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और जितना मैं काम कर रहा हूं उससे आधा भी पैसा मेरे पास आ सकता है, तो लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट, बिजनेस का काम है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। पर्सनली वर्क फॉर गेन का मतलब है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उसका रेमनरेशन मुझे मिले, उसका रेमनरेशन, तो सैलरी, सैलरी क्या होगी, जहां पर काम करके आप सैलरी ले रहे हो, वो क्या हो गया, पर्सनली वर्क फॉर गेन। ठीक है, जहां पर आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो कुछ एक्टिविटी करके, दैट इज कैरी ऑन बिजनेस, दैट इज कैरी ऑन बिजनेस। अब मान लो मैं चैरिटी कर रहा हूं, मैंने एक संस्था खोली जहां मैं खाना खिला रहा हूं लोगों को, उसके पैसे नहीं ले रहा, खाना खिलाने के पैसे नहीं ले रहा, चैरिटी कर रहा हूँ, और खाना खिलाने के लिए खाना बनाने वाले जो मैंने रख रखे हैं उन्हें सैलरी भी दे रहा हूँ, तो वो उनके लिए वर्क फॉर गेन वाली जगह हो गई, बट मेरे लिए वो बिजनेस वाली जगह नहीं है, क्योंकि मैं उसे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर। क्लियर, प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रहा। बताओ, ये चीजें क्लियर आपको, ये चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है। अब देखो, एक सवाल स्टार्टिंग में बार बार एक बच्चा पूछ रहा था, जिससे मैं बार बार कह रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक। ठीक है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ढूंढेंगे, रेजिडेंस का प्लेस ढूंढेंगे, पर्सनली वर्क फॉर गेन का जगह ढूंढेंगे। ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन था कि सर प्लेंटिफ जो होगा, प्लेंटिफ वो जहां रहता है, ठीक है, वो जहां पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है या फिर बिजनेस चला रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर ये अपनी जगह क्यों नहीं फाइल कर रहा, ये अपनी जगह क्यों नहीं फाइल कर रहा? देखो, सबसे बड़ी बात अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो मैं कहूंगा किसे चाहिए, रिलीफ किसे चाहिए, प्लेंटिफ को। मैं पूछूं आपसे कि रिलीफ किसे चाहिए, मैं पूछूं आपसे कि रिलीफ किसे चाहिए? ठीक है, रिलीफ किसे चाहिए? आप कहोगे कि सर रिलीफ तो इसे चाहिए, है ना? तो भैया देखो, रिलीफ इसे चाहिए तो ये जाएगा लेने के लिए, है ना? कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा कि साहब उसे प्यास लग रही है, उसे पानी देना है आपको, चलो उसके घर चलो। नहीं, प्यास कुएं के पास जाएगा, प्लेंटिफ जाएगा रिलीफ मांगने डिफेंडेंट के पास। इसीलिए वो कहां पे सूट फाइल कर सकता है? डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे। ठीक है, डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे, डिफेंडेंट के वर्क पे, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अब आप कहोगे साहब ये तो बहुत अच्छा है, साहब एक तो इसने इसे परेशान भी किया, प्लेंटिफ को परेशान भी किया, है ना, और ऊपर से उसके घर और जाना पड़ रहा है मांगने के लिए। तो देखो ऐसा नहीं है, होता क्या है कि अब देखो इनिशियल स्टेज में हम ये मान के नहीं चल सकते कि इसने परेशान किया ही होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्लेंटिफ को रिलीफ चाहिए तो प्यास कुएं के पास जा रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर मान लो प्लेंटिफ केस को जीतता है तो इसका आने जाने का जितना भी इसका नुकसान हुआ है सबका भरपाई कोर्ट डिफेंडेंट से इसे कराएगी कराएगी। क्लियर। तो इसीलिए ताकि कोई भी पर्सन किसी को अननेसेसरी नुकसान ना पहुंचाए। अब मान लो ये कहीं और रहता है और ये अपने ही घर पे कोर्ट में पास के पास एक सूट फाइल करता रहे बार बार इसके खिलाफ, तो ये तो फालतू में परेशान होता रहेगा ना। तो प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहे हैं तभी जाएगा जब उसके मैटर्स, उसके फैक्ट्स में सच्चाई होगी कि सच में साहब मुझे इससे रिलीफ चाहिए, इसलिए मैं इतनी दूर आ रहा हूँ। मैं परेशान करने इतनी दूर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अंततः मैं केस हार गया तो मेरा तो आने जाने का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा। नहीं, मुझे पता है कि मेरे फैक्ट्स स्ट्रांग हैं, इसने सच में मुझे परेशान किया है, ठीक है, सच में मेरे लीगल राइट्स को वायलेट किया है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं वहां पर डिफेंडेंट की जगह जाके उस पर केस फाइल करूंगा, और यदि मैं केस जीत जाता हूं तो मेरे आने जाने का टाइम वेस्ट का सबकी भरपाई कोर्ट उससे कराएगी कराएगी, उससे सारी कॉस्ट वसूलेगी डिफेंडेंट से। ठीक है, तो ठीक है, ये लिखते हैं, इसे लिखते हैं इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम, इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। ठीक, ठीक है, इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम।
ठीक है, ये क्या है, ये जुरिस्डिक्शन प्रिंसिपल है, ये जुरिस्डिक्शन का एक प्रिंसिपल है कि आपको क्या, आपको अगर इक्विटी चाहिए, आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, कुआं हमेशा, सॉरी, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाएगा। ठीक है, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, इसी को बोलते हैं हम, ये जो प्यासा कुएं के पास, मतलब जिसे रिलीफ चाहिए वो जाएगा डिफेंडेंट के पास, इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। बताइए, इतना क्लियर आपको? मैं पैराग्राफ बोल रहा हूँ, एक पैराग्राफ लिख लीजिए, इसी में, इसी के नीचे लिखना, इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन के नीचे लिखना, क्वेश्चन के नीचे एक पैराग्राफ लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए आप प्लीज, प्लीज राइट वन क्वेश्चन। कोड ऑफ एक्शन नहीं देख सकता, कोड ऑफ एक्शन तो देख ही सकता है, कोड ऑफ एक्शन जहां फाइल करा जाएगा वहां तो देख ही सकता है। ना, मेरी यूपी की सीरीज स्टार्ट हो गई है ना, और मैं आज बता दूं, अ, बता रहा हूँ, सपना कुमारी सिंह वही लिखवा रहा हूँ, पहले लिख लो। जो आरएम सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, वो आरएम सीरीज में आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपूर्व सर क्लास लेते हैं। ठीक है, उनकी आज क्लास थी, उसकी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की। तो उनकी जगह आज क्लास मैं लूंगा, वो किसी इमरजेंसी में है तो उनकी जगह आज क्लास मैं लूंगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की। ठीक है, वो मेरी जगह सैटरडे में ले लेंगे। तो आज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में कराऊंगा 9 बजे, यूट्यूब चैनल पे, स्टडी आईक्यू जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब लोग आइएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है बहुत कम समय में, 40-45 मिनट्स में मैं पूरा एक्ट आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, और साथ छोटा एक्ट है तो साथ के साथ आपको याद भी हो जाएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बहुत फायदा देगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप 9 बजे करेक्ट स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर, स्टडी आईक्यू जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर आइए, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया ऑफ वुमेन एक्ट में कराऊंगा लाइव, क्लियर? तो आप, ताकि आप कुछ पूछ भी सको। ठीक है, वो बता दूंगा आपको। सीमा मिश्रा, बेटा ज्वाइन कैसे नहीं हो पाता? आप यूट्यूब चलाना नहीं जानते? यूट्यूब पे जाओ, स्टडी आईक्यू जुडिशरी डालो, स्टडी आईक्यू जुडिशरी पे जब आप लाइव में जाओगे, लाइव के सेक्शन में, तो 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। पीडीएफ वाले अभी, बेटा पीडीएफ वाले वो तो आए पहले, पीडीएफ वाले अभी सब्जेक्ट तो आए, आपको के पढ़ने से वो नहीं है, आपको बस पीडीएफ क्यों नहीं आ रही? पीडीएफ आए, पीडीएफ का कुछ वो बेयर रीडिंग वाले सेक्शन है, अभी माइनर एक्ट चल रहे हैं, माइनर एक्ट के क्या पीडीएफ आएगी बताओ? लिखो प्लीज, राइट क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू वी गो बाय द डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ वर्क, बिजनेस एंड रेजिडेंस एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई डू वी गो, व्हाई डू वी गो बाय द डिफेंडेंट्स, बाय द डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ वर्क, बिजनेस और रेजिडेंस। डिक्टेशन होगी अभी एक पैराग्राफ। व्हाई डू वी गो बाय द डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, वर्क और रेजिडेंस। ठीक है, अब इसमें लिखो, एक पैराग्राफ लिखो, प्लीज राइट, इक्विटी रिक्वायर्स दैट,
equity requires that whoever seeks equity from some person, whoever seeks equity from some person, अगर किसी को किसी से इक्विटी चाहिए, ठीक है, क्या लिखा? इक्विटी रिक्वायर्स दैट whoever whoever seeks equity from some person, मतलब अगर किसी को किसी पर्सन से रिलीफ चाहिए, he shall go to that person, he shall go to that person, he shall go to that person according to the person's place of convenience, according to the person's place of convenience। ये कह रहा है साहब कि अगर आपको किसी पर्सन से इक्विटी चाहिए कि बस साहब जो मेरे साथ हुआ है उसका भुगतान ये करेगा, अगर आपको किसी से इक्विटी चाहिए तो आपको उसके प्लेस ऑफ कन्वीनियंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए आपको इक्विटी, किसे चाहिए? आपको, है ना? पानी किसे पीना है? आपको। तो प्यासा हमेशा कुएं के पास जाए। दिस इज वॉट दिस इज वॉट इज कॉल्ड इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। दिस इज वॉट इज कॉल्ड दिस इज वॉट इज कॉल्ड दिस इज वॉट इज कॉल्ड इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। दिस इज वॉट इज कॉल्ड इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। And this is also called this is also called the doctrine of forum convenience. This is also called this is also called the doctrine of forum convenience. This is also called the doctrine of forum convenience. क्लियर? ठीक है। यहाँ पे आपका सेक्शन 20 के तीनों क्लॉज खत्म, बस एक्सप्लेनेशन बचा है। कल मैं एक्सप्लेनेशन को खत्म कर दूंगा, मतलब कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है, तो बहुत इत्मीनान से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है कि जब कोई बिजनेस होता है, कोई कॉर्पोरेट होता है, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हम कैसे निकालते हैं। केवल बेयर एक्ट पढ़ के उसके सिनॉप्सिस बना लो। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ के सिनॉप्सिस बना लो, माइनर में और कुछ नहीं करना। हाँ, लिमिटेशन पूरा करा है, बट कैरियर बिजनेस एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द प्लेस नॉट नेसेसरी इनटू ग्रांट एजेंट। हाँ, राइट, सूर्य प्रताप दुबे। गो टू दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन्स प्लेस ऑफ कन्वीनियंस, पर्सन्स प्लेस ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, गुड। जहां पर अभी आप रह रहे हो ना, वहां पर वो होगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका, आशीष शर्मा। और वेस्ट बंगाल जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें सर, काइंडली हेल्प। बेटा पहले मेजर लॉस के केवल बेरेक कर लो, वेस्ट बंगाल जुडिशरी निकल जाएगा। सर बीएनएस के सिनॉप्सिस बने 21 पेज में। ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। इतने कैसे बन सकते? हाँ, तुमने बड़ा बड़ा लिखा होगा, बड़ा बड़ा। मैं तो इतने छोटे छोटा लिखा था, कैरी करने में जो आसान रहे, है ना? एक बार नजर पे ज्यादा चीजें दिखाई दे जाएं, ऐसा बनाओ। सही है, 20 पेज में अगर कर दिया पूरा तो। लीव ऑफ द कोर्ट प्लेंट में लेना होता है, अलग से एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं प्लेंट के साथ। हाँ, चेतना, थैंक यू सो मच। सीबीसी के इलस्ट्रेशन एक बार रीड कर सकते हो, है ना? एक बार रीड कर सकते हो, इलस्ट्रेशन से ज्यादा बनता नहीं है। ठीक है, लोकेश खत्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू शशांक। हाँ, सारा सब कुछ रेजिडरी जितना भी बचेगा, कनकना उपाध्याय सब 20 में आ जाएगा। जूम का मैंने बोला है, वो करते हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं।
हाँ, संचित राजस्थान के बारे में भी कोई खबर नहीं है। शशांक यादव बेटा मुझे नहीं पता कौन है। डेविडपुरी। शशांक यादव नहीं पता। मुझे नहीं पता, कभी नहीं सुना। सर सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, प्लीज सर बता दीजिए। सुना बेटा, मैं जूम सेशन आपको दिलवा दूंगा रिकॉर्डेड। मेरे वाले भी लिख लो, बेयर एक्ट के बस एक बार रीड करते हुए चलना, कभी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंस जाए तो लिख दो, कर दो सॉल्व। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं, लीव कर सकते हो बेटा। यू इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट होगा रिया सिंह, इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट होगा, न्यूट्रलिटी एक बार देखना आप डाल के। वी फर्स्ट क्लास लिमिटेशन से आंसर सर टुडे, अच्छा ओके बढ़िया। मैं जानता नहीं हूँ बट अच्छा क्लास है तो आप ही तो आप बताओगे कि क्या है, वैसे तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे जब पढ़ा रहे हैं तो। क्लास लीव कर सकते हो सपना कुमारी सिंह। डेली क्लास होगी। मंडे पे भी हुई थी यूट्यूब पे। मनजोत सिंह, बिजनेस का मतलब है जहां भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, अब चाहे अपने आप बनाओ चाहे वर्कर रख के बनाओ, कैसे भी बनाओ, प्रॉफिट बना रहे हो तो वो प्लेस ऑफ वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। और जहां पर केवल काम करने जा रहे हो सैलरी के लिए, वो वर्क फॉर गेन हो गया। समझ गए। मल्टीपल रिवीजन, सपना सिंह मल्टीपल रिवीजन करो याद करने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। वेस्ट बंगाल का हिंदी स्पीकिंग दे सकते हैं बेटा, वेस्ट बंगाल में बंगाली आनी चाहिए। ठीक है। डोमिनस लिटिस के बारे में नरेंद्र सिंह मैं बता दूंगा आपको। ड्यूटी और लायबिलिटी में क्या अंतर है। ड्यूटी लायबिलिटी में पता नहीं कहाँ, मतलब किसके रेस्पेक्ट में आपको जानना है, पहले ये बताइए, है ना। ड्यूटी और लायबिलिटी तो मैंने आज तो आपको नहीं पढ़ाया, शायद सेक्शन 20 में तो कहीं मुझे नजर आया नहीं। ठीक है, तो किस चीज के रेस्पेक्ट में आप ड्यूटी और लायबिलिटी में अंतर जानना चाह रहे हो, ये बता देना पहले। ठीक है। सपना सिंह बेटा, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं देखता हूँ वहाँ पे। चलिए ठीक है, अब टाइम आपका हो चुका है, अब मिलते हैं बीएनएस की क्लास में। बीएनएस की क्लास में मिलते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बेटा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना सपना सिंह, वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। गुरुमुखी चाहिए पंजाबी में, गुरुमुखी चाहिए पंजाबी के पीसीएसजे में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बार है इन स्टेट्स में, लैंग्वेज बार। ठीक है, चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच, बाकी कल मिलते हैं। सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।